अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वो है जी क्वालिटेटिव स्टडीज़ के लिए किस तरीके से हम लोग डाटा कलेक्शन के मेथड्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो क्वांटिटेटिव स्टडी के हवाले से डिटेल डिस्कशन की, उसके डिफरेंट मेथड्स पढ़े। आज हम लोग जो है वो क्वालिटेटिव स्टडी के हवाले से जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जी तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें वो हम लोग डिस्कस करेंगे जी कि क्या डिफरेंसेस हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के हवाले से। पहले हम लोगों ने डिफरेंसेस देखे थे क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली। आज हम लोग जो है वो क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव से जो है ना वो इनके डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देन हमारे पास जो मेथड्स हैं डाटा कलेक्शंस के क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर, उनको हम लोग जो है वो कंसिडर करेंगे कि लाइक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हैं। फिर इसी तरह से स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ के अंदर मज़ीद जो है वो फर्दर जो है वो डिफरेंट सब ग्रुप्स हैं। इसी तरह से पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और सेकेंडरी ऑब्जर्वेशंस हैं, सेकेंडरी सोर्सेज से ली गई ऑब्जर्वेशंस हैं। सेकेंडरी सोर्सेज की डिटेल को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं डाटा को बाय यूजिंग सेकेंडरी सोर्सेज, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्वांटिटेटिव के बारे से भी डिस्कस नहीं था किया। सो यहाँ पे हम लोग कलेक्टिवली जो है वो स्टडी करेंगे। देन कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं जब हम लोग किसी सेकेंडरी सोर्स से डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इन दोनों के अंदर वो ये है कि इन दोनों को हम लोग जो है वो सेपरेट ठीक तरीके से नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही हैं इन दोनों को सेपरेट करने में, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है इन दोनों की ओवरलैपिंग, कि जो मेथड्स हैं ये ओवरलैप करते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों के अंदर। मेन जो डिफरेंस है ना इन मेथड्स को, वो ये है कि इनको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं डाटा को कलेक्शन के लिए। ठीक है, कि हम लोग इंटरव्यू को अप्लाई कर सकते हैं क्वांटिटेटिव के लिए भी, क्वालिटेटिव के लिए भी। अब कहाँ पर डिफरेंस आएगा जी कि क्वालिटेटिव जब हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे तब हम लोग जो उसकी ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं वो हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ले रहे हैं। जब हम लोग किसी क्वांटिटेटिव मेथड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें फिर हम लोग जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो जो है वो न्यूमेरिक्स वैल्यू में ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास मेथड्स तकरीबन सेम हैं, लेकिन उनके जो अप्लाई करने का जो तरीका है ना वो डिफरेंट हो जाता है इन दोनों स्टडीज़ के अंदर। क्वांटिटेटिव स्टडीज़ के अंदर हम लोग जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस को पूछते हैं। हम लोग जो है वो क्लियर कट एक रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर बना होता है, एक खास सीक्वेंस होता है हमारे पास, उस सीक्वेंस को, उस रिजिड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं हम लोग इसको पूछने के लिए। इसी तरीके से फिर हम लोग ख्याल रखते हैं वैलिडिटी का, रिलायबिलिटी का, प्रोसेस का, कि हर एक ना सिर्फ प्रोसेस का बल्कि क्वेश्चंस का भी, कि जो हम लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं क्या वो रिलायबल है, वो वैलिड है, वो नेक्स्ट टाइम भी पूछे जा सकते हैं, और उनके रिजल्ट्स जो हैं वो क्या सेम आएंगे कि नहीं आएंगे। जबकि अगर हम लोग क्वालिटेटिव के हवाले से बात करें तो वो ये तमाम चीज़ें इसके जो है ना वो बरअक्स हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल उसमें कुछ स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस नहीं होते, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरीके से कोई रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई प्रीली डिफाइंड सीक्वेंस नहीं होता, कोई रिलायबिलिटी और इसका अंदाज़ा नहीं लिखा जाता। और ये बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ी कि वो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी कर सकता है उसके रिजल्ट्स। तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव के केस में जो है ना ये सारी चीज़ें जो है वो उल्टी हो जाती हैं। अच्छा जी, अब इसके अलावा ये बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है कि मोस्ट ऑफ द क्वालिटेटिव स्टडीज़ जो होती हैं वो ही मेथड बेस्ड होती हैं। यानी कि स्टडीज़ को ही मेथड बेस्ड अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल इन डेप्थ इंटरव्यू जो है ये एक स्टडी भी है और मेथड भी है डाटा कलेक्शन के लिए। इसी तरह से नैरेटिव्स, ओरल हिस्ट्रीज, ये सारे के सारे जो है ना वो स्टडी डिज़ाइन भी हैं, कि हम लोग इस तरह से स्टडी जो है वो डिज़ाइन करेंगे, हम लोग इस तरह से स्टडी जो है वो परफॉर्म करेंगे, और साथ ही साथ ये मेथड्स भी हैं डाटा कलेक्शन के लिए। क्वालिटेटिव के अंदर तो ये भी हमें जो है ना वो एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मेनली जो है ना वो 3 अप्रोचेस के अंदर हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, जिसमें फिर आगे फर्दर जो है वो इन डेप्थ इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, फोकस इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, नैरेटिव्स और ओरल हिस्ट्रीज़ क्या हैं, इन सब की हम लोग डिटेल्स डिस्कस करते हैं। फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये बात हम लोगों ने लास्ट टाइम ही डिस्कस करी थी जब हम लोग क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर कर रहे थे। और जो सेकेंडरी सोर्सेज है इसको हम लोग जो है वो इसी चैप्टर के लास्ट में आज डिस्कस करते हैं। बात स्टार्ट करते हैं जी हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से, कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है जी इन डेप्थ इंटरव्यूज। इन डेप्थ इंटरव्यूज की एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन है यहाँ पर जी, कि दीज आर एक्चुअली द रिपीटेड फेस टू फेस interactions between researchers and informants directed towards the understanding informants। के हमारे पास यहाँ पर ना इस अगर हम लोग इसी डेफिनेशन के
पोर्शन या इस डेफिनेशन को हम लोग जो है ना वो डाइसेक्ट करें तो दो मेन पोर्शन बन रहे हैं। नंबर वन कि एक तो ये फेस टू फेस रिपीटेड इंटरेक्शंस है विद द इन्फॉर्मेंट, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो इन्फॉर्मेंट्स के पर्सपेक्टिव से क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है, कि इन्फॉर्मेंट जो है वो उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर जो है ना वो इन डेप्थ इंटरव्यू के अंदर जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। कि हम लोगों ने कोई एक सिचुएशन दी किसी एक पर्सन को, कोई एक क्वेश्चन पूछा, तो उस क्वेश्चन को इन्फॉर्मेंट ने कैसे परसीव किया और उसको वो कैसे रिएक्ट करने जा रहा है, ये पॉइंट्स जो है ना वो हम लोग एक्चुअली इस इन डेप्थ इंटरव्यू के अंदर जो है ना वो जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके अंदर चूँकि हमारे पास रिपीटेड इंटरैक्शंस है, तो हमारे पास बहुत लंबा टाइम होता है एक रिसर्चर का विद द इन्फॉर्मेंट, उसमें वो उस इन्फॉर्मेंट के साथ जो है वो मुकम्मल कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता है, कंफर्टेबल हो सकता है, उसके साथ मुकम्मल जो है ना वो इंटरेक्शन डेवलप करके उसके साथ अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता है, जो कि बाद में उसको जो है ना एक्यूरेट फॉर्म में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प आउट करेंगे। अच्छा जी, फोकस ग्रुप इंटरव्यू की बात करते हैं। अगर हम इन डेप्थ इंटरव्यू और फोकस ग्रुप इंटरव्यू में डिफरेंस को देखने की कोशिश करें ना, तो वो मेन डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट दैट कि जो हमारे पास प्रीवियस वन था उसमें वन पर्सन इंटरेक्शन होता है, जबकि यहाँ पर जो है ना वो हम लोग इंटरेक्ट करते हैं विद द ग्रुप, ठीक है। सो इसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल को जो है वो एक्सपीरियंस करने की कोशिश की जाती है कि वो किसी एक इवेंट, किसी एक सिचुएशन के बारे में, किसी एक स्टेटमेंट के बारे में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस है, फिजिकल एबिलिटी है, डिसेबिलिटी है, इसी तरह से रिफ्यूजीज के बारे में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि एक जो सिचुएशन है, एक करंट फिनोमिना है, उसको वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अच्छा जी, ये जो इन डेप्थ इंटरव्यूज है ये ब्रॉड डिस्कशन टॉपिक्स के ऊपर बेस करती है, क्योंकि हमारे पास ग्रुप में हर तरह के पर्सन हो सकते हैं, तो हम लोग स्पेसिफिकली नहीं पूछते। जबकि जो पिछला इन डेप्थ इंटरव्यू था उसके अंदर हम लोग जो है ना वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के हवाले से डिस्कशन करते थे, जो कि हो सकता है कि उस रिस्पोंडेंट के साथ एक्सपीरियंस हुआ हो या उस रिस्पोंडेंट के बारे को उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो। अच्छा, इसमें जो है ना वो अगेन इसमें जो ट्रिकी चीज़ है वो ये है कि जो रिसर्चर है ना वो उस सारे के सारे जो ग्रुप डिस्कशन है या ग्रुप इंटरव्यू है उसको वो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सके। अब रिकॉर्डिंग के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, वो ऑडियो टेप डिस्कशंस भी हो सकती हैं, किसी दूसरे पर्सन को एम्प्लॉय किया जा सकता है। अगर वो पर्सन खुद उसको जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहा है तो हर सेशन के बाद उसको राइट अप करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ड्यूरिंग सेशन नोट्स जो है वो ले रहा है तो उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो डिस्कशन के दौरान, इंटरव्यू के दौरान कोई भी जो पॉइंट है वो स्किप ना करे, वो मिस ना करे। इसी तरीके से जो इतने भी पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, जो पॉइंट्स पिकअप किए गए हैं उस इंटरव्यू की डिस्कशन से, उन पॉइंट्स को दोबारा से जो है ना उस इंटरव्यू के पास उस ग्रुप के पास लेकर जाना चाहिए ताकि उसकी करेक्शन की जा सके या वेरिफिकेशन की जा सके, क्योंकि ये वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह सपोज कि अगर कोई मीटिंग होती है, लेट्स से यूनिवर्सिटी के अंदर कोई मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से लोग आते हैं, और लाइक वीसी साहब जो है उसमें जो है वो कोई एक डिस्कशन करते हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, एग्जामिनेशन के ऊपर ही कोई डिस्कशन होती है, देन हर एक पर्सन जो है वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पेश करता है। तो उसके बाद एट द एंड ऑफ द मीटिंग एक जो है ना मीटिंग के ख़त्म होने के बाद 2-3 दिन तक उस मीटिंग्स के जो है ना वो मिनट्स लिखे जाते हैं। फिर वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है ना वो तमाम पार्टिसिपेंट्स को सेंड किए जाते हैं, ताकि उनके पास एक तो वो रिकॉर्ड रह सके कि इस मीटिंग के अंदर क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए थे, और सारे उस अपने-अपने पॉइंट्स को जो है ना वो वेरीफाई कर सकेंगे कि क्या सबने यही परसीव करवाया था, यानी कि यही बताने की कोशिश की थी। किसी ने कोई गलती से तो नहीं गलत मेथड जो है वो रिकॉर्ड कर दिया किसी दूसरे पर्सन के नाम से। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि वो पर्सन जो है ना वो क्लियरली जो है उसको अंडरस्टैंड कर देते हैं तमाम के तमाम लोग, और देन उस की सारी जो एम्बिगुअस पॉइंट्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रही है हमारे पास नैरेटिव्स। ये फ़ोकस ग्रुप की निस्बत जो है ना वो लेस स्ट्रक्चर्ड होता है। लेस स्ट्रक्चर्ड इसलिए कह रहे हैं कि इसमें कोई पहले से जो है ना वो कंटेंट या पहले से क्वेश्चंस लिखे नहीं होते।
बल्कि इसमें एक्चुअली क्या किया जाता है कि वो जो रिसर्चर है वो किसी एक पर्सन से जो है ना वो किसी एक इवेंट के बारे में, किसी उसके लाइफ के एक्सीडेंट के बारे में जो है ना वो क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन से मुराद उसकी स्टोरी सुनता है। अब जब किसी कोई बंदा एक स्टोरी सुना रहा होता है तो जो सामने वाला पर्सन होता है वो खामोशी से ही स्टोरी सुनता है, वो उसमें खुद से जो है वो इनपुट नहीं दे सकता। इसमें जो रिसर्चर है ना वो मोस्टली खामोश रहते हैं और वो सिर्फ उस रिस्पोंडेंट को कंप्लीट फ्रीडम देते हैं कि वो उस अपनी स्टोरी को जो है वो मुकम्मल कर सकें और हर एक तरीके से जिस तरह से वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसको वो अपने अंदाज में जो है ना वो एक्सप्लेन कर सकें। इसमें जो है वो विदाउट इंटरप्शन जो है वो उस रिस्पोंडेंट को बोलने दिया जाता है। ये मोस्टली उन सिचुएशंस के लिए सूटेबल रहती है जो कि बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं हमारे नेचर के अंदर। फॉर एग्जांपल जी किसी चाइल्ड के साथ या किसी गर्ल के साथ कोई अब्यूज हुआ है तो उसके बारे में जो है ना वो उससे स्टोरी सुनना कि उसके साथ क्या जिंदगी गुजरी है उसके ऊपर। सो नरेशंस जो है ना वो एक थेराप्यूटिक इम्पैक्ट भी क्रिएट करते हैं कि लाइक वो पर्सन वो जिसके साथ वो इवेंट गुजरा है वो अपना सारे दिल का जो गुबार है या जिसे हम लोग टेंशन कहते हैं वो किसी दूसरे पर्सन के साथ जो है ना वो शेयर कर देता है। ये मोस्टली जो है ना वो साइकोथेरापेटिक्स थेरेपी साइकोथेरेपी के लिए जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो इसको यूज करते हैं। अच्छा जी, ओरल हिस्ट्रीज के हवाले से बात करें। ये इसमें जो है ना वो पैसिव और एक्टिव लिसनिंग दोनों जो है हमारे पास आते हैं कि इसमें अगेन हम लोग जो है ना वो लिसनिंग के पर्पस को जो है वो ज़्यादा फुलफिल करते हैं। अगेन अब इसमें भी और नैरेटिव्स में भी डिफरेंस है जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं। ये मोस्टली जो है ना वो किसी भी एक हिस्टोरिकल इवेंट के को कैप्चर करने के लिए या हिस्टोरिकल इवेंट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जो है ना वो यूज हो रही है। अच्छा, अब इसमें ओरल हिस्ट्री में और नरेशन में क्या डिफरेंस है जी कि ओरल हिस्ट्री में जो है ना वो हम लोग किसी एक कल्चर के बारे में, किसी कस्टम, किसी स्टोरी के हवाले से जो कि जनरेशन एंड जनरेशन जो है ना वो पास ऑन हो रही है उसके बारे में जो है ना वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो प्रीवियस था नरेशंस थे उसमें हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के जिंदगी में होने वाले इवेंट के हवाले से डिस्कशन करते हैं या किसी एक सिर्फ एक इवेंट के बारे में जो है ना वो डिस्कशन करते हैं। अब जो स्टोरीज हमारे पास जनरेशन ओवर जनरेशंस आ रही हैं प्रोबेबली उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मैनिपुलेशंस हो जाती हैं। उन मैनिपुलेशंस को एलिमिनेट करने के लिए जो है ना हम लोग ये ओरल हिस्ट्रीज के मैथडोलॉजीज को अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जी कि कोई पार्टीशन के टाइम के ऊपर जो है ना वो अगर जिंदा है वो अभी तक तो उस उन पर्सन से जाके मिलना और उनसे जो है ना उन इवेंट्स को जानने की कोशिश करना कि उस पार्टीशन के टाइम के ऊपर क्या हुआ या कोई अगर एक जंग थी किसी टाइम के ऊपर तो उस जंग के हवाले से जो है ना वो इंफॉर्मेशन लेना। हमेशा ये कहा जाता है कि जो भी स्टोरीज लिखी जाती हैं मोस्टली वो विनर्स की तरफ से जो है ना लिखी जाती हैं। लूजर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हो पाता, ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो पाता क्योंकि वो लॉस हो जाते हैं और उनकी जो स्टोरी को अच्छे अंदाज से या उनके पर्सपेक्टिव से बयान करने वाला जो है ना वो नहीं होता। हो सकता है कि वो लूजर्स जो हैं वो ठीक पर्सपेक्टिव के ऊपर हों, वो सच्चाई के ऊपर हों, लेकिन जो विनर्स हैं वो चूँकि अब विन कर चुके हैं, रिसोर्सेज़ हैं उनके पास, वो अपने रिसोर्सेज़ को यूज़ करते हुए अपने आप को जो है वो सच्चा साबित करवा सकते हैं हिस्ट्री के थ्रू। अपनी जो है वो अ, अपनी जो है वो बुक्स के थ्रू, अपने लिटरेचर के थ्रू जो है वो उसको अपने आप को सच्चा साबित करवा सकते हैं। इसमें जो है ना हमारे पास ओरल हिस्ट्री के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेटेड बायसनेस जो है वो आ सकती है। इन्वेस्टिगेटेड बायसनेस किस तरह से आ सकती है कि जिस तरह मैंने अभी बताया कि विनर्स जो हैं वो अपने आप को जो है वो सच्चा साबित करवा सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ इस ओरल हिस्ट्री के हवाले से। और इसी तरीके से अगर हम लोग लेट्स से जी अपने इंडो पाक की जो वॉर्स हैं उनके हवाले से अगर डिस्कशंस देखते हैं तो अगर हम लोग किसी पाकिस्तानी लिटरेचर को अगर हम लोग सर्च करने की कोशिश करें तो उसमें मोस्टली जो है वो पाकिस्तान ने ही जो है वो विन की हैं वार्स। अगर इस तरह से हम लोग इंडियन वार्स को लिटरेचर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो उसमें हमारे पास जो है वो इंडियन आर द विनर्स। इस तरीके से जो है ना हमारे पास
रिसर्च इन्वेस्टिगेटर्स की बायसनेस जो है वो इसमें बड़ा ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। सो ये थे हमारे पास पीछे जो है ना वो क्वालिटेटिव रिसर्च के हवाले से मेथड्स। अब हम लोग जो है ना वो सेकेंडरी सोर्सेज के हवाले से डिस्कशन करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने मेथड डाटा कलेक्शन के मेथड्स को हम लोगों ने डिवाइड किया था डिफरेंट सोर्सेज में। प्राइमरी सोर्सेज को बड़ी डिटेल में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है वो डिस्कस किया है। सो सेकेंडरी सोर्सेज के हवाले से डिस्कशन करते हैं कि सेकेंडरी सोर्सेज जो है ना वो क्या हैं और ये इनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या होता है जी कि डाटा जो है वो ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका होता है। जो कि हो सकता है कि आपने ही किसी प्रीवियस टाइम के ऊपर कलेक्ट किया हो। आप लोग उसमें से अब कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, या हो सकता है किसी दूसरे पर्सन ने किसी दूसरे टाइम के ऊपर उसको कलेक्ट किया हो और उसने जो है ना वो उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया हो किसी डेटाबेस के अंदर, किसी कैटलॉग के अंदर, और आप लोग जो है वो उन रिकॉर्ड से अपने मतलब की इंफॉर्मेशन को जो है ना वो निकालने की कोशिश कर रहे हो। सो कुछ भी यहाँ पर जो है ना वो पॉसिबल है। गर्ज ये कि इसके अंदर जो है ना वो डाटाज़ में जो प्राइमरी डाटा है, जो कि किसी एक रिस्पोंडेंट से लिया गया होता है, वो ऑलरेडी जो है वो प्रेजेंट होता है रिकॉर्ड्स की फॉर्म में। सो देयर आर डिफरेंट सोर्सेस जिससे हम लोग जो है ना वो डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर वन इज गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जिसमें हमारे पास सेंसस आ जाते हैं, लेकिन मरदमशुमारी का मेथड आ गया, ठीक है, वोटिंग रिकॉर्ड्स आ गए हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो ये नादरा के ऑफिशियल्स के रिकॉर्ड्स आ गए। इसी तरह से हमारे पास जो है ना वो हेल्थ रिपोर्ट्स आ गई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो हेल्थ रिपोर्ट्स नहीं होती, लेकिन अगर हम लोग करंट सिचुएशन को देखें तो ये कोविड-19 की जो है वो रिपोर्ट्स डेली बेसिस के ऊपर, बल्कि आवरली बेसिस के ऊपर जो है ना वो हमारे पाकिस्तान के गवर्नमेंट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अपडेट हो रही है। इसी तरीके से इकोनॉमिक फोरकास्ट जो होती हैं, लाइक कि हमारे रुपये की जो वैल्यू है वो किस तरह से जा रही है, डॉलर की वैल्यू जो है वो किस तरह से अप एंड डाउन हो रही है। सो इन तमाम की तमाम जो है वो रिकॉर्ड्स को हम लोग गवर्नमेंट की वेबसाइट से, ऑफिशियल जो पब्लिकेशंस हैं उनसे जो है वो हम लोग एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ जो है ना वो पहले से जो कंडक्ट हो चुकी हैं, उनसे डाटा को जो है ना वो कलेक्ट करवाया जाता है, जिसे हम लोग लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। लिटरेचर रिव्यू हमारे पास है ही क्या, कि हम लोग प्रीवियस साइंटिस्ट के रिसर्चेज़ को या उनके निकाले गए मेथड्स जो है उनके निकाले गए डाटा जो हैं, उसको हम लोग जो है वो रिपोर्ट करते हैं और देन उससे आगे जो है वो फर्दर इंटरप्रिटेशंस करते हैं। इसी तरीके से पर्सनल रिकॉर्ड, अभी जो प्रीवियस था हमारे पास अर्ली रिसर्चेज में, इसमें हमारे पास ये कंप्यूटेशनल डेटाबेसेस भी सारे के सारे आ जाते हैं। अच्छा जी, पर्सनल रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारे पास जो है मेंटेन किए जा सकते हैं, लाइक किसी पर्सन के जो है वो डायरीज हो सकती हैं, लेटर्स हो सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं जी कि मिर्ज़ा गालिब के खतूत, उन्होंने हमें जो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। इसी तरीके से डिफरेंट जो अजीम लोग होते हैं वो डिफरेंट लोगों को लेटर्स वगैरह लिखते हैं, ताकि वो किसी भी इवेंट की करंट सिचुएशन के हवाले से जो है ना वो इन्फॉर्म करने के के लिए। मैस मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी, कि किसी न्यूज़पेपर की कटिंग्स किसी ज़माने में किसी न्यूज़पेपर के अंदर या किसी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है वो कोई रिकॉर्ड पब्लिश किया गया, और उस रिकॉर्ड्स को जो है ना बाद में कटिंग के थ्रू यूज़ किया जाए डिफरेंट जो है वो रिसर्चेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा जी, क्या प्रॉब्लम हम जो है वो फेस करते हैं जी सेकेंडरी डाटा को? एक तो इसमें जो 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं वो है जी अवेलेबिलिटी। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है ना वो कंप्लीट डाटा अवेलेबल हो। फिर जिस फॉर्मेट में डाटा अवेलेबल है वो फॉर्मेट हो सकता है आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल ना हो। फिर तीसरा जी क्वालिटी ऑफ डाटा, कि वो डाटा जो वहाँ पर पहले से मौजूद है, क्या वो वाक़ई वैलिड है या नहीं है? इन तीनों को अगर हम लोग अपनी बायोलॉजिकल साइंस के हवाले से या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के हवाले से अगर हम लोग अप्लाई करें, तो वो बड़े परफेक्टली अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है? अब बहुत से यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो ऐसी रिसर्चेज़ हैं जिसमें हमें प्राइमरी डाटा ही अवेलेबल नहीं होता। लाइक सपोज़ करें जी कि अगर आप लोग जो है ना वो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो कोविड-19 है, उसकी स्ट्रेन्स के हवाले से फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। बहुत ज़्यादा रिसर्च जीनोमिक्स लेवल के ऊपर जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी तक जो मैंने देखा है वो 1 या 2 सीक्वेंसेस हैं जो कि पाकिस्तान
किस तरफ से सबमिट हुए हैं कोरोना वायरस के। अदरवाइज बाकी कोई भी सीक्वेंसेस जो है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से फॉर्मेट के इश्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, जैसे अब ये एंटीबायोटिक्स का जो रिसर्च थी हम लोग कंडक्ट कर रहे थे, उसमें फॉर्मेट का बहुत ज़्यादा जो है ना वो इशू आ रहा है कि हमारे पास जिस फॉर्मेट में सीक्वेंसेस हैं हमें डेटाबेस में वैसे फॉर्मेट में नहीं मिल रहे। सो हम लोग वहाँ पर जो है ना वो स्टक किए हुए हैं। इसी तरीके से क्वालिटी ऑफ डाटा कि लेट्स से जो प्रीवियस रिसर्चेस हैं, जो प्रीवियस आर्टिकल है, क्या वो वाकई वैलिड है कि नहीं है। मोस्टली जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स जो है वो लोअर ग्रेडेड जर्नल्स जो हैं वो पैसे लेकर सब पब्लिश करवा देते हैं। सो इसलिए हमें जो है ना वो हाई इम्पैक्ट जर्नल्स की तरफ फोकस करना चाहिए और उनके डाटा को या उनके रिसर्च आर्टिकल्स को जो है ना वो हमें रिलायबल मानना पड़ेगा। अगेन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी इज द मेन इशू। पर्सनल बायसनेस इसके अंदर आ सकती है, जिस तरह हम लोगों ने पीछे बात की कि सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते वक्त जो है ना वो हम लोग सिर्फ डाटा लिखें ही, वो एक्सट्रैक्ट ही सिर्फ वो करें जो हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक है, जो रिजल्ट्स को ऐसे प्रेजेंट करे कि जैसे ये रिजल्ट्स जो है ना वो हमारे हक में बेहतर तरीके से जो है ना वो शो हो सकते हैं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा जब बात हम लोगों ने डिस्कस की, देन फॉर्मेट, ये तमाम पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो कि सेकेंडरी सोर्सेज के से एक्सट्रैक्शन जब हम लोग करवाते हैं तो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ तक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए। अल्लाह हाफिज़।